Hello students, welcome to all of you in this online platform of महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट सागवाड़ा। आज के इस लेक्चर में हम मीटर ब्रिज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, मीटर सेतु के बारे में। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में व्हीटस्टोन सेतु के बारे में डिस्कस किया था कि किस प्रकार व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से किसी वायर का अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं, उसी क्रम में आज के इस लेक्चर में हम मीटर सेतु मशीन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि मीटर सेतु की सहायता से कैसे हम किसी वायर का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि व्हीटस्टोन सेतु जो है वो किसी वायर का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करता है, उसी प्रकार मीटर सेतु की सहायता से भी हम अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं। तो अगर व्हीटस्टोन सेतु और मीटर सेतु दोनों की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं, तो दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं, ठीक है, हमने अज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू को फाइंड किया। लेकिन अगर हम मीटर सेतु और व्हीटस्टोन सेतु को कंपेयर करें तो दोनों का जो यूज़ है वो अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में ही होता है। लेकिन जब रेंज ज़्यादा हो, जब उच्च परास के प्रतिरोध की वैल्यू ज्ञात करनी हो, मतलब जब 10K है ना, 1K मीन्स बहुत ही उच्च परास के प्रतिरोध की वैल्यू को अगर हमें ज्ञात करना हो तो उस परिस्थिति में हम मीटर सेतु की सहायता से इसका मान निकालते हैं, जबकि व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से हम कुछ परास तक की ही वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मीटर सेतु की सहायता से हम उच्च परास के प्रतिरोध की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम मीटर सेतु के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मीटर सेतु सबसे पहले हम देखेंगे कि मीटर सेतु जो है वो क्या है, ठीक है। सो मीटर सेतु जो है हमारा, उसका जो उपयोग होता है वो अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए होता है, मीन्स अज्ञात प्रतिरोध को फाइंड करने के लिए होता है। तो इसकी डेफिनेशन में रिपीट कर रहा हूँ कि मीटर सेतु एक ऐसा मशीन है, मीटर सेतु एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू को ज्ञात करते हैं। तो आप डेफिनेशन में लिख दीजिए कि मीटर सेतु एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू को फाइंड किया जाता है, अज्ञात प्रतिरोध के परिमाण को ज्ञात किया जाता है। अब मीटर सेतु का उपयोग जैसा कि व्हीटस्टोन सेतु है वैसा ही इसका उपयोग हो गया कि इसकी सहायता से भी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं। तो अब चलिए अब देखते हैं कि मीटर सेतु का प्रिंसिपल क्या है, ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो मीटर सेतु जो हमारा है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। प्रिंसिपल मीन्स क्या होता है, सिद्धांत। तो मीटर सेतु जो है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। तो आपको सिद्धांत में लिखना है कि मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। अब व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत ये है कि संतुलन की अवस्था में वहाँ पे क्या होता है, उनके जो प्रतिरोध है PQRS, उनका जो मान होता है वो इक्वल होता है। P और Q का रेशियो R और S के रेशियो के तुल्य होता है। किस स्थिति में, संतुलन की स्थिति में। तो यहाँ पर जो मीटर सेतु है वो भी इस संतुलन स्थिति पर ही वर्क करने वाला है, क्योंकि इसका जो सिद्धांत है वो क्या है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। कौन सा सेतु, मीटर सेतु। हमारा जो मीटर सेतु हमारा है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। और व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, P/Q = R/S होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट की और कि मीटर सेतु का कंस्ट्रक्शन कैसा है, ठीक है। तो जैसा कि व्हीटस्टोन सेतु होता है उसी क्रम में मीटर सेतु भी कुछ ऐसा ही बना हुआ होता है। जैसे कि व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध होते हैं, जिसमें से 2 ज्ञात प्रतिरोध होते हैं, एक अज्ञात प्रतिरोध होता है जिसकी वैल्यू को हमें फाइंड करना होता है, और एक जो प्रतिरोध होता है वो वेरिएबल प्रतिरोध होता है। उसी क्रम में हमारे यहाँ पे मीटर सेतु में भी वैसे ही 4 प्रतिरोध होते हैं। तो यहाँ पर हमारा P और जो Q प्रतिरोध है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि A से लगाकर C पॉइंट तक हमारी 2 प्रतिरोध कनेक्टेड हैं, P और Q। AB पॉइंट जो है वहाँ पर P प्रतिरोध है, ठीक है। A से लगाकर B जो पॉइंट है वहाँ पर P प्रतिरोध है, और B से लगाकर C पॉइंट पर हमारा Q प्रतिरोध है। तो P और Q हमारे ज्ञात प्रतिरोध है जिसकी वैल्यू हमें पता है। यहाँ पर R जो हमारा प्रतिरोध है वो वेरिएबल प्रतिरोध है या परिवर्ती प्रतिरोध है जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। और हमारा जो S प्रतिरोध है वो अज्ञात प्रतिरोध है जिसकी वैल्यू को हमें
फाइंड करना है। तो यहाँ पर कौन सा अज्ञात प्रतिरोध हुआ, S। तो 4 प्रतिरोध हो गए, P और Q ज्ञात प्रतिरोध, R हमारा परिवर्ती प्रतिरोध और S हमारा हो गया अज्ञात प्रतिरोध जिसकी वैल्यू को हमें फाइंड करना है। अब आगे हम इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट की ओर देखें तो जो व्हीटस्टोन सेतु होता है उसमें एक रेक्टेंगल आयत प्रकार की एक पट्टिका होती है, आयत की एक पट्टिका होती है। हमारा प्रैक्टिकल भी है हमारे 12th क्लास में। तो इसमें क्या होता है कि एक रेक्टेंगल आयत ढालनुमा की एक पट्टिका होती है लकड़ी की, जिसके ऊपर आई स्ट्रिप के और एल प्रकार के 2 कॉपर के जो है स्ट्रिप हैं वो लगी हुई होती है। यहाँ पर देखो जो आयताकार एक पट्टिका होती है लकड़ी की, उसके ऊपर एक तो 2 एल प्रकार की पट्टिकाएं लगी होती है, कॉपर धातु की बनी हुई होती है, और एक आई प्रकार की पट्टिका लगी होती है जो कि भी कॉपर की बनी होती है, और उसके ऊपर पूरा कनेक्शन सिस्टम प्रोवाइड किया होता है। ठीक है, तो क्या होता है, एक आयताकार लकड़ी का ढालनुमा एक खांचा होता है जिसके ऊपर 2 एल प्रकार की पट्टिकाएं और एक आई प्रकार की पट्टिका जो कि कॉपर धातु से बनी हुई होती है उनके ऊपर लगी होती है, जिसके ऊपर हम पूरा कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स को हम कुछ इस तरीके से कनेक्ट करते हैं एल और आई प्रकार के बीच में, और हम अज्ञात प्रतिरोध जिसकी वैल्यू को हमें फाइंड करना है उसको भी हम आई और एल स्ट्रिप से कनेक्ट करते हैं। इसके बाद जो हमारी आई स्ट्रिप है, आई पट्टिका है, उससे हम गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हैं, और गैल्वेनोमीटर का काम क्या है वो आप सबको पता है। गैल्वेनोमीटर जो है वो धारा की दिशा और धारा का संसूचन करता है कि धारा सर्किट में प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है, उसका पता लगाता है। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी लगी होती है, एक सर्पी कुंजी जिसको कहते हैं वो लगी होती है, जिसकी सहायता से हम यहाँ पर संतुलन की अवस्था को ज्ञात करने वाले हैं। तो ए से लगाकर जो सी पॉइंट है वहाँ पर एक मिश्र धातु का वायर लगा होता है ना। मिश्र धातु के बारे में हमने पढ़ा है कि ऐसी धातुएं जिनका प्रतिरोध चेंज नहीं होता है, अगर हम तापमान में परिवर्तन करें तो उनके प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसी धातुएं मिश्र धातुएं कहलाती है। तो ए से लगाकर सी पॉइंट है, वहाँ पर ये वायर आप जो देख पा रहे हो वो एक मिश्र धातु का वायर लगा हुआ है, जो कि मैग्नीन हो सकता है, जो कि कांस्टेंट टन का वायर हो सकता है। और फिर हमने एक बैटरी से कनेक्शन दिया है और ये कुंजी लगाई है। सो ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन पार्ट मीटर ब्रिज का, जिसमें कि क्या होते हैं 2 ज्ञात प्रतिरोध, एक अज्ञात प्रतिरोध और एक परिवर्ती प्रतिरोध होता है, एक गैल्वेनोमीटर होता है जिसकी सहायता से हम संतुलन की अवस्था फाइंड करेंगे। अब हम देखने वाले हैं कि मीटर सेतु काम कैसे करता है, इसकी वर्किंग कैसे है। ठीक है, तो इसके प्रैक्टिकल भी है, आप प्रैक्टिकल में और डिटेल में समझ पाओगे, और हमारे अपकमिंग लेक्चर में एक मैं वीडियो भी अपलोड करूँगा जिसमें आपको एनिमेटेड वीडियो होगा, जिसमें आपको मीटर सेतु का प्रैक्टिकल भी परफॉर्म किया हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे वर्किंग कुछ इस तरीके से होगी कि हम ये पूरा कनेक्शन प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद जैसे ही हम बैटरी को सप्लाई देंगे, बैटरी से सप्लाई कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे, फिर हमें क्या करना है कि ये जॉकी जो है सर्पी कुंजी जिसको बोलते हैं, उसको हमें ए पॉइंट से लगाकर सी पॉइंट तक हमें जाना है, ऐसे टच कराते हुए, है ना। इस पर ट्रेस कराते हुए, हमें टच कराते हुए इस वायर के ऊपर जो मैग्नीन वायर है मिश्र धातु, है ना, उसके ऊपर टच कराते हुए हमें सी पॉइंट तक जाना है। ठीक है, जिस बिंदु पर, जैसे कि यहाँ पर बी बिंदु पर हमें क्या मिला, गैल्वेनोमीटर में कोई भी धारा नहीं मिली। जिस बिंदु पर हमें गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन ना मिले, मीन्स गैल्वेनोमीटर का जो हैंड है वो 0 पर आ जाए, मीन्स सर्किट में धारा प्रवाहित होना बंद हो जाए, जिस बिंदु पर, इस वायर के ऊपर जिस बिंदु पर, जैसे कि यहाँ पर बी बिंदु पर क्या हुआ कि इस गैल्वेनोमीटर का जो हैंड था, जो निडल थी गैल्वेनोमीटर की, वो कहाँ पर आ गई, 0 पर आ गई, और उसी अवस्था को हम संतुलन अवस्था कहते हैं, और वही हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर ए बिंदु से एल दूरी पर जो कि बी बिंदु है, वहाँ पर हमें संतुलन अवस्था मिल गई। तो संतुलन लंबाई कितनी हो गई हमारी, एल, क्योंकि हमें ए से लगाकर हम ट्रेस कराते हुए गए तो बी बिंदु पर हमें संतुलन अवस्था मिल गई। बी बिंदु ऐसा बिंदु रहा जिस बिंदु पर गैल्वेनोमीटर में से, धारामापी में से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हुई, या धारामापी में 0 संसूचन मिला, या हम कह सकते हैं कि धारामापी में जो निडल थी वो 0 पर आ गई। ठीक है, तो उसी अवस्था को हम संतुलन अवस्था कहते हैं। और संतुलन अवस्था में हमने देखा क्या होता है, P/Q = R/S। और अगर हमें संतुलन अवस्था मिल गई तो हम क्या कर सकते हैं, अज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र की सहायता से। ठीक है, तो ये हो गया हमारे वर्किंग पार्ट के बारे में। अब इसके हम डेरिवेशनल पार्ट की तरफ बढ़ते हैं आगे कि इसका डेरिवेशन पार्ट क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि R = ρL/A होता है ना। रेजिस्टेंस
रेजिस्टिविटी है ना, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, लंबाई और क्षेत्रफल में कुछ इस प्रकार का संबंध होता है जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। सो R इक्वस टू रो एल अपॉन ए होता है। तो यहाँ पर P की वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं? P इक्वस टू रो एल अपॉन ए, क्योंकि जो P प्रतिरोध है उसके लिए हमारी लंबाई कितनी है? अगर हम P प्रतिरोध की बात करें तो वहाँ लंबाई कितनी है? AB बराबर L। तो यहाँ पर लंबाई की जगह हम लिखेंगे L, रेजिस्टिविटी रो होगी, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी प्रतिरोधकता, और क्षेत्रफल हमारा A हो गया। तो P प्रतिरोध का मान हो गया रो एल अपॉन ए, ये हमारा समीकरण पहला हो गया। अब हम ज्ञात करेंगे Q प्रतिरोध के बारे में। तो देखो यहाँ पर रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता तो वही रहेगी, क्षेत्रफल भी वही रहेगा, लेकिन लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा। अब यहाँ पर Q प्रतिरोध जो है उसके लिए लंबाई कहाँ है? B से लगाकर C तक। B से लगाकर C तक किस प्रतिरोध के लिए लंबाई है? Q के लिए, और लंबाई कितनी है? 100 माइनस L। तो यहाँ पर हम लंबाई की जगह लिखेंगे 100 माइनस L डिवाइडेड बाय A। ये हमारा हो गया सेकंड समीकरण। अब हम समीकरण 1 और 2 की सहायता से कुछ इस तरीके से लिखेंगे, हम डिवाइड कर रहे हैं फर्स्ट में सेकंड को। सो P बटा Q, राइट हैंड साइड में हम करेंगे रो एल अपॉन ए, रो 100 माइनस एल अपॉन ए। इसको सॉल्व करवाने के बाद हमें कुछ इस तरीके से वैल्यू मिलेगी, P अपॉन Q इक्वस टू एल अपॉन 100 माइनस एल। देखो रो से रो कैंसिल, एल से ए से ए कैंसिल। सो यहाँ पे हो जाएगा P अपॉन Q इक्वस टू एल अपॉन 100 माइनस एल। ये हमारा हो गया तीसरा समीकरण। लेकिन हम जानते हैं कि संतुलन की अवस्था में क्या होता है? संतुलन की अवस्था में व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है, और संतुलन की अवस्था में P अपॉन Q इक्वस टू आर अपॉन एस होता है। ये हमारा हो गया चौथा समीकरण। अब हम राइट डाउन कर रहे हैं समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से। देखो समीकरण 3 का जो लेफ्ट हैंड साइड है और समीकरण 4 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों इक्वल है, तो दोनों समीकरण का राइट हैंड साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ पर 3 और 4 से इक्वेशन 3 और 4 से हम क्या लिख सकते हैं? R अपॉन एस इक्वस टू एल अपॉन 100 माइनस एल। और यहाँ पर R जो है वो हमारा परिवर्ती प्रतिरोध है और S है वो हमारा अज्ञात प्रतिरोध है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके S की वैल्यू कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे कि 100 माइनस एल, देखो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। सो 100 माइनस एल अपॉन एल मल्टीप्लाई आर, और ये वैल्यू किस में होगी? ओम में। और यही हमारा क्या है? अज्ञात प्रतिरोध। तो कुछ इस तरीके से हम अज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सो अज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे कनेक्शन प्रोवाइड करने के बाद हमें परफॉर्म ऐसे करना है कि सर्पी कुंजी को हमें ए से लगाकर सी पॉइंट तक ट्रेस करते जाना है, और जिस बिंदु पर हमें धारामापी में जीरो विक्षेप मिले, है ना, शून्य विक्षेप मिले, जिस बिंदु पर हमें धारामापी में शून्य विक्षेप मिले या धारामापी का जो नीडल है वो जीरो पर आ जाए, उसी बिंदु को हम संतुलन बिंदु कहते हैं, और जो हमारी लंबाई मिलेगी वो हमें संतुलन लंबाई कहलाती है। तो इसी प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में, व्हीटस्टोन प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में हम संतुलन लंबाई की सहायता से यहाँ पर मीटर ब्रिज में अज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर. If you have any kind of doubt regarding this whole lecture, in that case you can comment in our doubt section, and your doubt will be definitely solved in our next lecture. And in our upcoming lecture I will provide one animational video regarding this meter bridge, which will help you to understand easily this whole process. Thank you.